कहते हैं एक बड़े से हाथी को गिराने के लिए एक चींटी काफी होती है, वैसे ही टाइटैनिक को डूबने के लिए कुछ गलतियां काफी थी। आरएमएस टाइटैनिक यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा और कभी ना डूबने वाला जहाज उसके पहले ही सफर में डूब गया। आखिर कैसे? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबा? तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली बातों के बारे में। आरएमएस टाइटैनिक, टाइटैनिक शिप, आरएमएस टाइटैनिक, टाइटैनिक, आरएमएस टाइटैनिक, कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था इसको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा, स्टोरी एम्पायर का चालक मालक। आपका इस वीडियो में वेलकम है। तो दर्शकों, बात ऐसी है कि 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकल पड़ता है। उसे इंग्लैंड के साउथहैम्पटन पोर्ट से न्यूयॉर्क तक बस 7 दिनों में ही जाना था। लेकिन यात्रा के चौथे दिन टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में मौजूद एक आइसबर्ग से टकराता है और एक्सीडेंट के 2 घंटे 40 मिनट बाद डूब जाता है। इस एक्सीडेंट में लगभग 1,500 से भी ज्यादा पैसेंजर्स की डेथ होती है। आखिर जहाज में एक्सपीरियंस कैप्टन होने के बावजूद भी इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। रॉयल मेल शिप टाइटैनिक यानी कि आरएमएस टाइटैनिक, इसका निर्माण 31 मार्च 1909 से शुरू हुआ था और लगभग 26 महीनों के भीतर यानी 31 मई 1911 को पूरा तैयार किया गया था। टाइटैनिक को बनाने के लिए 1.5 मिलियन पाउंड लगे थे, जो आज की डेट में इंडियन रुपीस में 1593 करोड़ होते हैं। इस जहाज को बनाने के लिए 14,000 मजदूरों को काम पर लगवाया गया था। काम के दौरान इन 14,000 मजदूरों में से 246 मजदूर घायल हुए थे। व्हाइट स्टार लाइन ये वो ब्रिटिश कंपनी है जिसने टाइटैनिक को ओन किया था। 31 मई 1911 को जब टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हुआ, तब उसे देखने के लिए बंदरगाह पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे थे। लोगों का इस पर विश्वास तब बसा जब इसने अपनी फर्स्ट टेस्ट राइड पूरी की। इसकी टेस्ट राइड पूरी होने के बाद व्हाइट स्टार लाइन ने साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक की यात्रा की एडवर्टाइजमेंट जोरदार तरीके से शुरू की। आरएमएस टाइटैनिक को डिजाइन ऐसा किया था कि ओशन में कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, ये कभी नहीं डूब सकता। उसे अनसिंकेबल माना जाता था, इसलिए अमीर और वीआईपी लोगों ने भी इस यात्रा की टिकट बुक की थी। और देखते ही देखते वह दिन आ ही गया जो अनसिंकेबल टाइटैनिक की यात्रा का पहला और आखिरी दिन होने वाला था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार हुआ। पूरी तरह से लोड होने के बाद इसका वेट 46,326 टन हुआ था। इतने भारी भरकम वजन के बावजूद भी ये 42 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकता था। 10 अप्रैल के ठीक 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से 640 किलोमीटर की दूरी कापी थी। देखते ही देखते टाइटैनिक साउथहैम्पटन पोर्ट से इतना दूर जा चुका था कि पीछे देखने पर सिर्फ नीला आसमान और नीला पानी नजर आ रहा था। 14 अप्रैल के रात के 11:40 हुए थे और तभी टाइटैनिक की बर्फ की एक चट्टान यानी आइसबर्ग से टक्कर हुई। इस वजह से टाइटैनिक नीचे से 30 मीटर तक डैमेज हुआ और धीरे धीरे उसके आगे वाले निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ। जब ये बात सभी यात्रियों को पता चली, तब सभी तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन कुछ लोग खामोश होकर बैठे थे क्योंकि वे मानते थे कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है। लेकिन जब हालत हाथ से बाहर जाने लगे तो टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज के क्रू मेंबर से कहा कि सभी यात्रियों को लाइफ बोट में बिठाकर जहाज से बाहर निकालो और सबकी जान बचाओ। और सभी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट के आसपास भीड़ बढ़ाने लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस वक्त टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद थी, जबकि जहाज पर 64 लाइफ बोट रखने की जगह थी। अब धीरे धीरे टाइटैनिक पानी में डूबता जा रहा था, इसलिए कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी किया ताकि ओशन में कोई जहाज होगा तो मदद के लिए आ जाए। पर बदकिस्मती थी, उस रात टाइटैनिक के आसपास कोई भी जहाज मौजूद नहीं था। लेकिन एक जहाज था जो अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। उसका नाम था आरएमएस कार्पेथिया। उसे टाइटैनिक की इमरजेंसी अलर्ट रिसीव होती है और वो चल पड़ता है टाइटैनिक की ओर। लेकिन टाइटैनिक के पास इतना समय नहीं था जो आरएमएस कार्पेथिया को उसके पास आने में लगने वाला था। अब टाइटैनिक के अगले हिस्से में पानी भरने की वजह से जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूब गया और पीछे वाला हिस्सा ऊपर उड़ गया। अभी तक सभी लाइफ बोट पानी में उतारी जा चुकी थी, लेकिन जहाज पर कैप्टन स्मिथ के साथ आधे से भी ज्यादा लोग फंसे हुए थे। जहाज का पीछे का हिस्सा ऊपर उठने के कारण टाइटैनिक बीच में से टूट गया।
और पूरा का पूरा जहाज अटलांटिक ओशन में समा गया। टक्कर से लगभग 2 घंटे और 40 मिनट बाद जहाज पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इसकी डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे समुद्र की सतह तक पहुंचने के लिए 15 मिनट का समय लगा था। कैप्टन स्मिथ आखिरी सांस तक यात्रियों की जान बचाने में जुटे हुए थे। इस हादसे में कैप्टन स्मिथ के साथ 1500 यात्रियों की डेथ हुई। जिन लोगों को पानी में तैरना आता था वे तैरने लगे, पर हाइपोथर्मिया की वजह से ज़्यादा देर तक नहीं बच पाए, क्योंकि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंडे पानी में कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। दुनिया का कभी न डूबने वाला जहाज इस तरह से उसकी पहली यात्रा में डूब गया। आखिर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जिन्हें 40 साल का एक्सपीरियंस था, उनसे ऐसी क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से इतने लोग इस हादसे का शिकार हुए। और व्हाइट स्टार लाइन, जो 105 जहाज़ों को चला रही थी, इतना बड़ा अनुभव होते हुए भी उनसे ऐसी क्या गलतियां नज़रअंदाज हुई जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। आइए जानते हैं इन मिस्टेक्स के बारे में। मिस्टेक नंबर 1, कैप्टन स्मिथ पर जहाज के ओनर व्हाइट स्टार लाइन से प्रेशर था कि किसी भी हालत में उन्हें 17 अप्रैल तक यानी करीब 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और वे न्यूयॉर्क पर टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान होता। इसलिए कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक को शुरू से ही फुल स्पीड पर चलाना शुरू किया था। मिस्टेक नंबर 2, ये 14 अप्रैल का दिन था जो कि टाइटैनिक 4 दिन से लगातार न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। रात का समय हुआ था और मौसम में फॉग होने की वजह से सभी तरफ धुंधला छाया हुआ था। इसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई थी और पहरेदार जहाज के आगे ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे थे। सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि पहरेदारों के पास ज्यादा दूर तक देखने के लिए दूरबीन ही मौजूद नहीं थी। एक्सपर्ट का मानना है कि दूरबीन जिस तिजोरी में रखी हुई थी उस तिजोरी की चाबी खो गई थी। मिस्टेक नंबर 3, 14 अप्रैल रात के 8:30 बजे एक जहाज था जो टाइटैनिक से बस कुछ ही घंटे आगे चल रहा था। उस जहाज के कैप्टन ने लगातार एक के पीछे एक टाइटैनिक को 6 रेडियो अलर्ट भेजे थे। सामने बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, अपनी स्पीड को कम रखना। लेकिन टाइटैनिक के सभी ऑपरेटर्स वीआईपी लोगों की पार्टी में व्यस्त थे, इसलिए उस इम्पोर्टेंट रेडियो अलर्ट पर किसी की नजर ही नहीं गई। लेकिन टाइटैनिक को अभी भी हादसे से बचाया जा सकता था अगर कोई ऑपरेटर ये वार्निंग पढ़ लेता और जहाज की स्पीड को कम कर देता, पर उनकी लापरवाही की वजह से वार्निंग मिस हो गई। मिस्टेक नंबर 4, टाइटैनिक में 64 लाइफ बोट की कैपेसिटी थी, लेकिन मैनेजमेंट टीम को लगा ये जहाज तो अनसिंकेबल है, ये तो कभी डूब ही नहीं सकता, तो फिर इसमें लाइफ बोट रखने की जरूरत ही नहीं। इसलिए उन्होंने 64 लाइफ बोट की जगह पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लोड कर दी थी। अगर टाइटैनिक में सभी लाइफ बोट मौजूद होती तो सभी यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी। मिस्टेक्स नंबर 5, टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के बाद जब मामला हाथ से बाहर जाने लगा तब लाइफ बोट को पानी में उतारा गया और पहले लाइफ बोट में सभी महिलाओं और बच्चों को प्रथमता दी गई। बाकी की बची हुई लाइफ बोट में वीआईपी और अपर क्लास लोग जिन्होंने ज़्यादा पैसे देके टिकट बुकिंग की थी। इसमें गलती ये हुई कि मैनेजमेंट टीम ने सभी लाइफ बोट को आधा अधूरा ही छोड़ दिया, यानी कि लाइफ बोट में 50% यात्रियों को ही भेजा गया जबकि 50% लाइफ बोट खाली थी। इस गलत डिसीजन की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। अगर मैनेजमेंट टीम ने लाइफ बोट को पूरी तरह से यात्रियों से भरा होता तो 1130 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ और हादसे में सिर्फ 706 लोग ही बच पाए। ये थी कुछ गलतियां जिनकी वजह से 1500 से भी ज़्यादा लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। अगर मैं आपसे कह दूं कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तब उसके नज़दीक में ही एक जहाज था जो यात्रियों की जान बचा सकता था, तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? उस जहाज का नाम था एसएस कैलिफोर्नियन। ये वही जहाज था जिसके कैप्टन ने टाइटैनिक को आइसबर्ग के रेडियो अलर्ट भेजे थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मौसम में फॉग होने के चलते एसएस कैलिफोर्नियन के कैप्टन ने उस रात वही रुकने का फैसला किया था और कैप्टन ने उस रात सोते समय रेडियो ऑफ कर दिए थे। इस वजह से टाइटैनिक की इमरजेंसी अलर्ट एसएस कैलिफोर्नियन तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक जब डूबने लगा तब आसमान में कुछ फ्लेयर गन चलाई थी ताकि आसपास अगर कोई शिप होगी तो वो ये इन फ्लेयर गन को देखकर हेल्प करने के लिए आ जाए।
वो फ्लेयर गन्स के शॉट के बारे में एसएस कैलिफोर्निया के क्रू मेंबर्स ने अपने कैप्टन को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन कैप्टन ने बताया कि टाइटैनिक पर वीआईपी लोग और रिच फैमिली ट्रैवल कर रही है और उनमें पार्टी चल रही होगी और वो पटाखे फोड़ रहे होंगे। इस तरह से क्रू मेंबर्स इन फ्लेयर शॉट को नजरअंदाज करके सो गए और जब कैप्टन ने सुबह उठकर रेडियो ऑन किया तो एक के पीछे एक इमरजेंसी अलर्ट की लाइन लगी हुई थी और जब वह अपनी जहाज को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे तब सभी तरफ डेड बॉडीज ही नजर आ रही थी और जो यात्री लाइफ बोट में बैठकर अटलांटिक ओशन में तैर रहे थे उन्हें आरएमएस कारपेथिया द्वारा रेस्क्यू किया जा चुका था, जो कि उसी रात टाइटैनिक की तरफ इमरजेंसी अलर्ट की वजह से चल पड़ा था। इस दुर्घटना के कारण टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स यानी कि चालक दल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि इनमें लगभग 700 चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। इस हादसे में मरने वाले 1500 यात्रियों में से अब तक सिर्फ 340 ही यात्रियों की डेड बॉडीज मिली है। इस प्रकार आपदा में मारे जाने वाले लगभग 1500 लोगों में से 1160 डेड बॉडीज समुद्र में ही कहीं खो गई है। बचने वाले लोगों का कहना है कि टाइटैनिक डूबते समय उसमें जो म्यूजिशियन थे उन्होंने बड़ा असाहसी प्रवृत्ति का काम किया। जहाज के डूबने के दौरान चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी और हर कोई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके संगीतकार अंतिम सांस तक गीत बजा रहे थे ताकि वे सभी और अन्य बदकिस्मती लोग जो कुछ समय बाद मरने वाले थे वे अपने अंतिम क्षणों को खुशी से बिता सके। जैसे जैसे स्थिति अधिक गंभीर होती गई और डेक का कोना कोना अधिक गंभीर दृश्यमय होता गया, संगीतकारों ने ताल बदल दी और सराहना वाली धुन बजाना शुरू कर दिया। सभी 8 संगीतकारों की डूबने से मृत्यु हो गई और जीवित बचे लोगों द्वारा उनकी बहादुरी की कहानी को व्यापक रूप से दुनिया के सामने उजागर किया गया। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही शानदार और रहस्यमय वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।